नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी आज गदगद नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में आज नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल खुद अमृतसर पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी विजय रैली निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी हार पर मंथन चल रहा है। सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है या लेने वाली है? आज हम इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। कांग्रेस आखिर इतनी क्यों पिछड़ती जा रही है, इतनी कमजोर कैसे हो गई, और आम आदमी का सक्सेस रेट कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है? सवाल इस पर भी होगा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन देखिए जो आज बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की जगह क्या आम आदमी पार्टी लेने वाली है? देश की सबसे पुरानी पार्टी की जगह क्या महज 8-9 साल पहले अस्तित्व में आई पार्टी लेने वाली है? ये सवाल उठता है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, चलिए जल्दी से आज क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें बड़ी खबर। 5 बज चुके हैं, 5 बजे का ही वक्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। यहां पर शिष्टाचार भेंट तो होगी ही, क्योंकि चुनाव जीत के बाद से अभी तक कोई मुलाकात हुई नहीं थी। आज जब पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली, तो बीएल संतोष संगठन महामंत्री, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और तमाम बड़े नेताओं से अब एक एक करके मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट इसे बताया गया। बीएल संतोष से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, वहां पर मुलाकात उनकी शुरू हो चुकी है। आज जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके मुलाकात का समय तय है। 7 बजे उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, क्योंकि शिष्टाचार भेंट से अलग हटकर अगर देखा जाए तो आखिर आज जो ये मुलाकात हो रही है, हमने देखा किस तरीके से अब एक बार फिर कैंपेनिंग मोड में, क्योंकि इसी साल अंत में देखा जाए गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। 9 महीने का हालांकि वक्त बाकी है, लेकिन बानगी हम देख चुके हैं किस तरीके से बीजेपी ने धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और अगुवाई खुद पीएम मोदी। और चलिए आपको परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त जुड़ चुका है चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वही सवाल कि क्या कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेती अब नजर आ रही है, इस पर सवाल पूछेंगे। खास मेहमानों का पैनल है। इसके अलावा मेरे 3 सहयोगी, रमन कुमार जो CWC की बैठक इस वक्त चल रही है उस पर निगाह बनाए हुए हैं। कुमार गौरव, योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में हैं तो कुमार गौरव वहीं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर योगी पहुंचे हुए हैं, अंदर की खबर हम तक पहुंचाएंगे। अमित पांडे, आम आदमी पार्टी, क्योंकि जोश से लबरेज, और दावा भी यहां पर अरविंद केजरीवाल ने आज ठोक दिया कि किस तरीके से अब सबसे साफ सुथरी छवि वाला सीएम हम दे रहे हैं और प्रदेश का विकास सब किस तरीके से होगा ये राज्य की जनता देखेगी, तमाम सियासी पार्टियां देखेंगी। इसके अलावा खास मेहमानों का पैनल है, उनसे भी आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ राजीव जेटली जी इस वक्त बीजेपी से जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस से हमारे साथ है। सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से। सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी, क्योंकि अभी अभी पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे जुड़ी रिपोर्ट हासिल करेंगे कुमार गौरव से। उससे पहले आपको बता दें, देखिए मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, लेकिन दिल्ली में इधर CWC की बैठक जारी है। 5 राज्यों के चुनाव में हार पर मंथन भी होगा और बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद हैं। इस बैठक में सोनिया इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं, यह भी सामने आया है। दिल्ली देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक चल रही है। इस वक्त सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। 5 राज्यों के चुनाव में इतनी बड़ी हार क्यों मिली कांग्रेस को, इस पर लगातार चर्चा विचार विमर्श जारी है। क्या निकल करके आता है इस बैठक पर, इस पर नजर रहेगी। और दोनों ही खबरों पर आइए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, सीधा कुमार गौरव का रुख करते हैं। कुमार, आज की ये हालांकि शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन आज की इस बैठक से हम इससे पहले गुजरात में देख चुके हैं कैंपेनिंग मोड में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए अगले ही दिन, चुनाव जीतने के अगले ही दिन। शिष्टाचार भेंट के अलावा किन अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से? देखिए आशा, बिल्कुल अभी जो आशा है इस उम्मीद से वो ये है कि अगली कैबिनेट में कौन कौन होगा और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पे कब शपथ लेंगे। तो आज की जो ये बैठक है, इससे पहले अभी
योगी आदित्यनाथ BL संतोष से मिले, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के साथ वो कटसी मीट थी, लेकिन ये जो मीट है कहा जा रहा है कि ये कटसी मीट है। लेकिन देखिए, जब दो नेता मिलते हैं तो वो सिर्फ कटसी मीट नहीं होता, चूँकि आगे बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कैबिनेट में आखिर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे और शपथ ग्रहण की तारीख कब क्या मुकर्रर की जाए, और साथ ही साथ ये कि किस स्तर का शपथ ग्रहण हो। चूँकि जीत 4 राज्यों में है, बड़ी जीत है, और बीजेपी ने ये तय किया है कि चारों राज्यों में बड़े स्तर का कार्यक्रम होगा। जब भी जो भी दिन तारीख तय होगी और जो वक्त तय होगा शपथ ग्रहण का, तो उन सारी चीज़ों की चर्चा है। मुख्य तौर पे जो खबरें मिल रही है कि कैबिनेट को लेकर भी चर्चा होगी कि किसको आखिर कैबिनेट में रखना है। चूँकि आपको, जैसा कि आपको पता है कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, 8 से 9 और भी मंत्री चुनाव हार चुके हैं योगी कैबिनेट के, जो पूर्व इससे पहले जो मंत्री थे योगी कैबिनेट में। तो जो अभी जो बैठक है उसमें इन सारी चर्चाओं पे, इन सारी बातों पे चर्चा होगी, और शपथ ग्रहण कब होगा वो होगी। लेकिन एक जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो बीजेपी ने मन बनाया है, चूँकि कई सारे नेता चुनाव पूर्व उनको छोड़कर चले गए थे, इस वजह से टिकट ठीक से काटा नहीं जा सका। देने के अलावा बीजेपी में एक परंपरा है कि 30 से 40% टिकट काटते हैं, तो टिकट कम काटा गया, तो अब उसकी भरपाई कैबिनेट में की जाएगी। 50% के आसपास जो कैबिनेट कलीग्स थे योगी आदित्यनाथ के साथ, वो बाहर होंगे और नए चेहरे को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसके बाद गृह मंत्री के साथ भी 7 बजे बैठक है योगी आदित्यनाथ की, 8 बजे JP नड्डा के साथ बैठक होगी। और ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन हाँ, कल लंबी चर्चा आपको 1-2 दिन तक देखने को मिलेगी। कल 12 बजे दिन तक योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, और कल भी कई सारी उनकी बैठक होगी, और अभी कस्टमरी मीट के अलावा मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हो जाएगी, और उसके बाद तय होगा। आपको कल तक ये खबर मिलेगी कि होली के बाद आखिर किस दिन, किस वक्त, किस समय पे शपथ ग्रहण लेंगे योगी आदित्यनाथ। शपथ ग्रहण उनकी सरकार का होगा, और मंत्रिमंडल में कौन कौन साथी होंगे, तो ये सारी चर्चाएं हैं। लेकिन इस बीच एक ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश में 36 MLC के पद भरे जाने हैं, और ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट जब फॉर्मेशन होगा, जब शपथ ग्रहण होगा, उससे ठीक पहले 36 MLC के नामों का ऐलान भी होगा, जिसमें अपर्णा यादव जैसे लोग जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए थे, उन लोगों को भी एकोमोडेट किया जा सकता है। और जो नेता आप गौरव, मैं वापस आपके पास आती हूँ, तो फिर आगे क्या अपडेट्स आते हैं आपसे जवाब लेंगे। लेकिन अब अमित पांडे भी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां पर आज मेगा रोड शो, विजय जुलूस देखने को मिला, तो उसकी पूरी अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए रमन कुमार का रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबर। और क्या वाकई कुछ बदलाव के मूड में है कांग्रेस? यह सवाल बहुत अहम हो जाता है जब CWC हार पर मंथन कर रही है। रमन, अभी तक क्या अपडेट निकलकर सामने आया, जल्दी से बताइए। देखिए आशा, 1 घंटे के आसपास ये बैठक चल रही है, और इस बैठक में जो अंदर से चर्चा आ रही है कि लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या राहुल गांधी हों, इन तीनों नेताओं को जिम्मेदारी तय करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की बात लगातार आ रही थी। लेकिन सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अगर कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वो देती हैं तो उनकी जगह पे कौन जगह लेगा, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि संगठन का चुनाव होने वाला है और कोविड के चलते इस पर देरी हुई, लेकिन अभी जैसे ही हालात नॉर्मल हुए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द संगठन का चुनाव कराकर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि आज कुछ ही देर पहले, करीब 3 घंटे पहले, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री AICC पहुंचे, और उन्होंने एक एक करके मीडिया चैनल से बात करनी शुरू की, और मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये समय आ गया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। क्योंकि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, उनकी बातों में वजन रहता है, और उनकी बातों को जवाब देने में सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यानी कि जो भूमिका एक तय होनी थी, वो भूमिका तय अशोक गहलोत ने कर दी, और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसी बात को लेकर ज़्यादा चर्चा होगी कि जल्द से जल्द संगठन का चुनाव किस तरीके से कराया जाए, और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया किस तरीके से तेजी में लाया जाए। जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है, बहुत खराब उनकी स्थिति रही है, और प्रियंका गांधी ने ट्वीट में ये बात कही थी, स्वीकार करते हुए ये बात कही थी कि जो भीड़ उनकी जनसभाओं में आती थी, रोड शो में आती थी, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। इससे पहले 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे इससे पहले के विधानसभा चुनाव में, और अब सिर्फ 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए हैं। यानी कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी
रहते हुए सिर्फ 2 विधायक का चुनकर आना उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। इसीलिए प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के पद से इस्तीफा देने की पेशकश करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रियंका गांधी की जगह पे कौन उत्तर प्रदेश का प्रभारी होगा, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस की हालत मजबूत नहीं होगी तब तक केंद्र में सरकार नहीं बन सकती। एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सोनिया गांधी की गाड़ी खड़ी है। जो गाड़ी खड़ी है इस जगह पे जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो, वही इस गाड़ी पे फिर उनकी गाड़ी यहाँ पे पार्क होगी। यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी का तीसरा कोई अध्यक्ष जो गैर गांधी परिवार से हो वो क्यों नहीं बन सकता, इस बात को लेकर लगातार माथापच्ची होती रही। और यही तो बड़ा सवाल है रमन, ये जो बड़ा सवाल है, क्या इस सवाल का जवाब इस बार कुछ डिफरेंट वे में मिलेगा या वही स्क्रिप्ट दोहराई जानी है एक बार फिर? इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी अमित पांडे का रुख कर लेती हूं। अमित पांडे लगातार विजय जुलूस में साथ थे, अरविंद केजरीवाल बेहद उत्साहित। अमित, क्या लगा आज के रोड शो को देख के, कितनी उत्साहित, और क्या वाकई, मैं ये सवाल आप ही से शुरू कर देती हूं अमित, इस रोड शो के बाद क्या आम आदमी पार्टी वाकई कांग्रेस की जगह लेने के लिए पुरजोर तरीके से गुजरात, हिमाचल, इसका ऐलान तो कर ही दिया गया है, साउथ का भी ऐलान कर दिया गया है, तो क्या उस भूमिका में, उस मोड में खुद को देख रही है आज लगा उस रोड शो से? जी बिल्कुल आशा, जिस तरह अमृतसर में रोड शो हुआ, जिस तरह जनता उभर के आई पूरे पंजाब में, अलग अलग इलाकों से आई थी, ना सिर्फ अमृतसर में, और एक जनसैलाब देखने को मिला। बहुत दिनों बाद पंजाब में इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है अमृतसर में। और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। जिस तरह लोग थे, लोगों का प्यार दिख रहा था, चाहे भगवंत मान हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दोनों इस चीज़ को एहसास कर रहे थे। और एक मैसेज देने की बार बार आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि अब एक राजनीतिक विकल्प, क्योंकि बार बार ये कही जा रही है कि रिवायती पार्टियां हैं जो कई सालों से, 70 सालों से राज कर रही हैं, तो कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी। और अगर पुराने इतिहास की बात करें तो आप हमेशा यह ध्यान दीजिए, आम आदमी पार्टी वहीं सबसे ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है जहां पर कांग्रेस कमज़ोर होती हुई दिख रही है। चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अब आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण है गुजरात। यही वजह है कि जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, जिस नतीजे जैसे आए 10 तारीख को पंजाब के, उसी दिन 9 विधायक दिल्ली के, उन्हें गुजरात भेज दिया गया। तो एक जजिया, एक इंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, एक जोश देखने को मिल रहा है, रुकने वाले नहीं है, और एक अलग जोश पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अलग जोश है। बार बार अगर आपने पुरानी, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एमसीडी के लिए किस तरह आम आदमी पार्टी, ये मैसिव जीत, 92 सीटें कम नहीं होती, और जाहिर सी बात है इसके बाद ये विचार आएगा और उस डगर पर आम आदमी पार्टी बढ़ती नजर भी आ रही है। क्या कहा आज अरविंद केजरीवाल ने आज इस रोड शो के माध्यम से, सुनवाते हैं आपको। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, प्रताप कैरू हार गए, मनप्रीत बादल हार गए, भट्टल जी हार गई। आपने किसी को नहीं छोड़ा, पूरी आप लोगों ने झाड़ू चला दी। कट्टर ईमानदार सरकार होगी। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। तो कितने उत्साहित, उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। मैसिव विन आम आदमी पार्टी 92 सीटों के साथ दर्ज कर गई है, उसी का असर उनके चेहरे पर आज देखने को मिला, क्योंकि अपेक्षा शायद आम आदमी पार्टी को भी नहीं रही होगी। आइए अब सीधा हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और शुरुआत में राजेश गुप्ता जी आप ही से करना चाहती हूं, क्योंकि सवाल यही है, क्या कांग्रेस की, देश की सबसे पुरानी पार्टी की जगह लेना चाहती है अब आम आदमी पार्टी, वही लक्ष्य है अब? देखिए, मेरा कहना है कि राजनीति में कभी वैक्यूम होता नहीं है, और कांग्रेस अपने आप ही किसी जगह को खाली कर रही है, मुझे लगता है। अभी अपने अरविंद केजरीवाल जी को सुना, अभी मैं भी सुन रहा था आपके साथ में, उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े नेता सिद्धू जी, मजीठिया जी, बादल साहब सब हार गए, आपने सबको हरा दिया, यानी कि जनता ने सबको हरा दिया। हम तो हमने कोशिश करी, हमने अपने मुद्दों को जनता के सामने रखा, हमने दिल्ली में 3 बार लगातार चुनाव जीते, क्योंकि हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। जनता को हमारा काम शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का पसंद आया, उन्होंने चुना। तो
ये तो जनता के हाथ में है। अगर जनता चाहती है कि कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी को एक मुख्य पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे देखना चाहती है, तो जनता करेगी। ये जरूर मैं जानता हूं कि जनता अरविंद केजरीवाल को इस देश के एक बड़े नेता के तौर पे, एक विश्वसनीय नेता के तौर पे, एक होने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे देखती है। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब सियासन खाली करो, क्योंकि जनता आती है। ठीक है, ठीक है। अंशु जी, मतलब पहला निशाना आप हैं। देखिए आशा जी, हमेशा जो जनता का जनादेश होता है, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी जनता हमें आशीर्वाद देती, कभी दूसरे दलों को देती। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो 4.5 साल का कार्यकाल अमरिंदर सिंह जी का रहा हो या उसके बाद 111 दिनों का चरणजीत सिंह चन्नी जी का, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। निश्चित तौर से हमें जनता का जनादेश नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर रहे हैं। काम हमने 28 दिसंबर 1885 से शुरू किया है, जनता की सेवा करना। वो काम बंद होने वाला नहीं है, वो काम लगातार चलेगा। ऐसे काम का हासिल ही ना हो तो उस काम का क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल, हम तो इस बात को मानते हैं कि ठीक है, अगर हमको चुनाव में सफलता नहीं मिली तो इसको सिर्फ इस मापदंड पे नहीं देखा जा सकता कि हम जनता के बीच में नहीं थे या जनता की आवाज नहीं उठा रहे थे। आपके ही चैनल पर कई बार हम लोगों ने डिबेट्स की, हमने जनता के बीच में काम किया। और अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विपक्ष के नेता के रूप में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी जी ने लड़ाई लड़ी। तो इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, जनता जी ने जनादेश नहीं दिया, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, लोग जाति और धर्म। जरा ये बताइए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सबसे अहम है, इसलिए अंशु जी मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देश की सबसे पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी का पहला निशाना आप, बीजेपी को भी उन्होंने समझा दिया कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लेकिन ये जो आज हो रहा है, ये तो 2014 से वही रटी रटाई स्क्रिप्ट ऐसा लगता है। आज इस बैठक के पहले राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी, एक तरीके से फील्ड तैयार करना। अशोक गहलोत ने हर एक मीडिया संस्थान से बात की, कहा वक्त आ गया है राहुल गांधी मोर्चा संभाल लें। राहुल गांधी तो पहले भी थे, बदला क्या? सिर्फ एक टैग नहीं था उनके साथ, सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ ये उपनाम उनके साथ नहीं जुड़ा था। राहुल गांधी डिसीजंस में भी आगे हैं, राहुल गांधी के इशारे पर सब कुछ होता है, ये सब जानते हैं, ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। लेकिन क्या गांधी परिवार से हटकर अब किसी और को दायित्व देश ये जानना चाहता है, जो विपक्ष, क्योंकि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बदलाव जिसकी आपसे अपेक्षा की जा रही है, वो बदलाव के लिए क्या कांग्रेस अब तैयार है, कम से कम इतनी बड़ी हार के बाद? नहीं, देखिए आशा जी, कोई भी हार होती है या जीत होती है तो निश्चित तौर से उसमें हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है उससे लेकर और जो लीडरशिप होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जीत राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से इस बात को बार बार कहते रहे हैं और हार हुई है, उसके बाद हमारा चिंतन है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी जी नेतृत्व संभालें, कमान संभालें। अब अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा है और आज CWC हो रही है तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं नेतृत्व करने के लिए, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को राहुल गांधी ने तो 2014 में भी कमान संभाली थी, 2019 में भी कमान संभाली थी अंशु जी। दूसरा देखिए, सोनिया गांधी तब भी मिली थी, हाथ थकी, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। जब अध्यक्ष बनी उसके बाद कांग्रेस की 10 साल सरकार रही 2004 से 14 तक। नहीं, एक चीज समझाइए अंशु जी, उससे पहले एक चीज समझाइए, ये राहुल गांधी अब कमान संभाले, इसके पीछे कोई तर्क होगा, मोटा तर्क होगा, एक बेस, एक मजबूत आधार होगा, है ना, कि राहुल गांधी संभाले। 2014 में भी थे, 2019 में भी थे, जब हार तक के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब और अब में क्या परिवर्तन, ऐसा क्या बदल जाएगा राहुल गांधी के आने से? निश्चित तौर से आप देखिए कि अगर इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार, जिसकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, GST थोपकर आपने जो छोटे व्यापारी थे उनको समाप्त कर दिया, बेरोजगारी चरम पर है, अगर उसके खिलाफ कोई लड़ रहा है विपक्ष में तो कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी के अलावा किसी में है हिम्मत जो आंख में आंख डालकर बात करे सरकार से? आप अब भी मानते हैं कि कांग्रेस ही मजबूत विपक्ष है? राहुल, मैं
ठीक है, राजीव जेटली जी को आप जोड़ना चाहती हूँ इस चर्चा में। मैंने आपको सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा सवाल आपके साथ था, इसलिए सबसे ज्यादा वक्त भी अंशु जी इसीलिए आपको दिया। राजीव जेटली जी, क्या अभी भी कांग्रेस को आप बीजेपी मजबूत विपक्ष मानती है? किसी राज्य में जब चुनाव होता है तो क्या ये रहता है कि आपके सामने कांग्रेस ही है मुख्य प्रतिद्वंदी? क्या वो मुख्य विपक्षी चेहरा कांग्रेस रह गई है? देखिए, हम तो अपेक्षा करते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में होती है वो मजबूती से हम रचनात्मक मुद्दे उठाए, जनता के मुद्दे उठाए जिनके जवाब हम दें। अब आप देखिए वक्त वक्त पे कहां कहां पर आप सिमट के रह गए हैं, क्या हालात आपके उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, देश की जनता आपको नकारती चली जा रही है। तो आपको गंभीरता से, वैसे तो आपका आंतरिक मामला है, हमें इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी गंभीरता से इस बात पर विश्लेषण करना चाहिए कि जो लेगेसी आपको मिली थी उसको आप बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। आपने सब कुछ खो दिया। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। गरीब जनता का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, गरीब जनता के पैसे को आप खा जाएंगे मतलब वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी राजीव गांधी जी कह करके गए थे। वही परंपरा अगर आपने बरकरार रखी तो आप कोई भी गांधी लेकर के आइए, कोई भी नाम दीजिए उसे, वो आपकी पार्टी को आगे प्रोपेल नहीं कर सकता, आगे चला नहीं सकता है। फिर भी अगर कोई कांग्रेस पार्टी अगर मंथन करती है और अच्छा ये सोचती है कि उसे भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अपनी ईमानदार नीतियां बनानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रवादी सोच लेकर के आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह ही देश की जनता के प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहिए, अगर इन नीतियों को लेकर के आती है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे सामने बेहतर तरीके से खड़े हो जाए। और हम तो ये अपेक्षा करेंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस हो या कोई और राजनीतिक दल हो, अगर वो बेहतर भूमिका निभाता है तो हम उसकी सराहना भी करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को लाल किले की प्राचीर से कहा था, अगर आपको याद हो, कि ऐसा नहीं कि हमसे पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन जो डिलीवरी ईमानदारी से करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं उस पाइप में छेद जरूर छोड़ दिए थे, जिसका खामियाजा इस देश की जनता को उठाना पड़ा था। ऐसा क्या हुआ, अब एकदम से हमारे देश के अंदर जो रुका हुआ देश था, जिसमें विकास कार्य नहीं हो रहे थे, जहां गरीब जनता के जो अधिकार थे वो मारे जा रहे थे, जो लोग मृत हो जाते थे, उनकी पेंशन कुछ नेता खा जाते थे, ऐसा क्या हुआ हमने 1-1 लाख करोड़ रुपया बचा दिया, जो 1-1 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। ऐसा क्या हुआ कि 50-50 किलोमीटर पे प्रतिदिन के हिसाब से हमने सड़कें बनानी शुरू कर दी, हमने लाखों स्क्वायर किलोमीटर की तारें डाल दी। अरे भाई, यही देश था, यही लोग थे, यही ब्यूरोक्रेसी थी और यही संसाधन थे, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो गंभीरता से जो मुझे लगता है कि मंथन करने का विषय है ना, वो राजनीतिक विषय नहीं है, वो डिलीवरी का विषय है। लेकिन अब तो 8 साल से सत्ता से दूर है, अब तो 8 साल से सत्ता से दूर हैं, केंद्र में भी 2 राज्यों में सरकार सिमट कर रह गई है। ऐसी परिस्थितियों में एक बीजेपीएन के नाते राजीव जेटली, मैं चाहती हूं जरा वो आईना दिखाने का आप काम कीजिए, कहां कमियां हैं? ये राष्ट्रवाद ही यहीं तक मसला सीमित है, समर्पण भाव की कमी है, वो क्या है कांग्रेस में जो कांग्रेस की जगह अगर हम राज्यों को देखें तो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी लेती नजर आती है। और यहां तक कि राजधानी में भी आम आदमी पार्टी है, राजधानी में भी मुख्य विपक्षी पार्टी या देश की सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व कहीं नहीं है। देखिए, आप किसी भी प्रदेश को उठा लीजिए, अभी आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी ने चुनावों से पहले एक बैठक करी थी, एक पब्लिक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में राहुल गांधी जी को अपनी राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करना था, लेकिन आप देखिए अपने ही प्रदेश में जाकर जहां कांग्रेस राज कर रही है, वहां हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने चर्चा छेड़ी। तो वहां की जनता, वहां का किसान देख रहा था कि शायद मुझसे किए हुए वायदों के ऊपर चर्चा की जाएगी और मुझे आश्वासन दिया जाएगा, वक्त तो निकल गया, कम रह गया, लेकिन मैं अभी भी उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो बात नहीं करी गई। इसी तरीके की चर्चाएं आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हुआ तो जो भाषा समाजवादी पार्टी बोल रही थी वही भाषा कांग्रेस ने बोलनी शुरू कर दी, मतलब दोनों ने धर्म आधारित राजनीति करी, वहां पर भी विकास का एजेंडा गौण हो गया। तो ये परिवार जो है ना, ये अभी तक अपनी उन नीतियों को लेकर के आगे चल रहा है। ये अभी तक उस 50 साल पहले की जो नीतियां थी, जिसमें जब तक सोशल मीडिया मजबूत नहीं हुआ करता था, तब किसी को नेता बना दिया जाता था और वो नेता एक्सेप्ट हो जाता था, क्योंकि जनता के पास जानकारी का कई बार अभाव ही नहीं। ठीक है राजीव जी, अब जरा इस पर कमेंट कीजिए। ये जो आज बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी की, आपको लग रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलेगा? इसके बाद कोई गैर गांधी वो बनेगा कांग्रेस का मुखिया, ये इसका स्कोप भी दिखाई देता है क्या? नहीं, मुझे इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि कांग्रेस का ये आंतरिक मसला है। कांग्रेस को अगर लगता है कि गांधी परिवार से ही किसी को गांधी परिवार पे ही किसी को ताज पहनाया जाए कांग्रेस की लीडरशिप का, और उससे ही बेहतर पार्टी चल सकती है, तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसको निर्धारित करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप तो नहीं हो सकता। हम तो नहीं चाहते हैं कि किसी के इतने बुरे हालात हो जाएं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के। आप तो
कांग्रेस मुक्त भारत का ये जो कल्पना थी, ये तो आप ही की देन है। उस पर तो अब आम आदमी पार्टी भी आगे चल रही है। कांग्रेस मुक्त भारत तो हो चुका है, कांग्रेस मुक्त भारत तो हो चुका है। मैंने इसीलिए पहले इस बात को बोला कि क्यों नहीं होती थी ये बातें पहले, क्यों ये भ्रष्टाचार नहीं रुक पाता था, क्यों नहीं विकास हो पाता था, क्यों नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत होती थी, क्यों नहीं हमारे देश के लोगों का सम्मान दूसरे दुनिया के बाकी देशों में होता था, क्यों गरीबों के अधिकार मारे जाते थे, क्यों वृद्ध पेंशन खाई जाती थी। ये बंद हो गया ना। हाँ। यही कांग्रेस मुक्त भारत है। मैं आ रही हूँ वापस, आपसे जवाब लूंगी। सत्येंद्र जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी अब इंक्लूड कर लेते हैं चर्चा में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देखिए मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सत्येंद्र जी, क्योंकि बीजेपी को हटाना है, ममता बनर्जी, तब एनसीपी, तमाम विपक्षी पार्टियां, शिवसेना, एक ऐसा लगता है कि एक धड़ा ऐसा क्रिएट हो रहा है जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को उखाड़ फेंकने की तैयारी में नजर आता है। लेकिन फिर उसी धड़े में सेंध लगती भी नजर आती है जब जब प्रदेश में, कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होता है। क्या कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर लीड करते हुए राहुल गांधी को देखने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है? क्या अभी भी विपक्ष का अहम चेहरा कांग्रेसी आप मानेंगे? देखिए, इस वक्त बहुत ताजा सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर लाना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में लोग इस बात से आहत हैं, पूरा का पूरा जनमत आहत है। लोगों को जिस तरह से जनमत की जो लूट हुई, इस लूट से उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी संख्या में आहत है। कैसे बीएसपी के धोखाधड़ी से, बहुजन समाज पार्टी की धोखाधड़ी से कैसे जनमत का हरण करके उसको भाजपा को दिया गया, और कैसे भाजपा ने इस जनमत को लूटकर कई तरह से सरकारी का दर्द होता है। लेकिन अभी मेरा जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है सत्येंद्र जी, उस पर फोकस रखिए। क्या मेरा बहुत सीधा सा सवाल कि क्या मुख्य विपक्ष का चेहरा अभी भी कांग्रेस है? कांग्रेस की अगुवाई में ही विपक्ष एकजुट होगा? क्या समाजवादी पार्टी को स्वीकार्य होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने के लिए और देश में रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अगर किसी भी तरह की लीडरशिप है तो उसके साथ है भारतीय जनता पार्टी को हटाए जाने के लिए। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी बिना उत्तर प्रदेश के नहीं हटाई जा सकती है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, देश की राजनीति की मुख्य धारा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बिना उत्तर प्रदेश के जनमत के, बिना उत्तर प्रदेश के, बिना समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना असंभव है। केंद्र में अखिलेश यादव को राहुल गांधी लीड करेंगे, ये समाजवादी पार्टी को स्वीकार्य हो गया, इससे सीधा स्वीकार होगा क्या? इससे सीधा सवाल मैं नहीं पूछ सकती। देश में भाजपा का रोका जाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पत्रकारों की आजादी छीन रही है, आरक्षण की आजादी छीन रही है, रोजगार की आजादी छीन रही है, प्रशासनिक आजादी छीन रही है। मैं फिर दोहराऊं सत्येंद्र जी सवाल, या वही सवाल है मेरा, क्या केंद्र में अखिलेश यादव को राहुल गांधी लीड करें, यह समाजवादी पार्टी को स्वीकार होगा? अभी भी इन परिस्थितियों में भी जब 5 राज्यों में करारी हार मिली, इन परिस्थितियों में भी जब वोट शेयर जो है वो पंजाब की बात की जाए, सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी की कहीं पीछे नजर आती है, आम आदमी पार्टी से भी कहीं पीछे नजर आती है। आपके सवाल का मैं दूसरी बार जवाब दे रहा हूं, और तीसरी बार चाहेंगी तो मैं चौथी बार यही जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी लीडरशिप होगी और जो भी इस तरह का अगर कोई धारा प्रवाह के साथ ताकत उभरेगी देश में, हम उसके साथ हैं, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। मतलब समाजवादी पार्टी लीड नहीं करना चाहती, ये क्लियर है। आप अखिलेश यादव की भूमिका आप मतलब ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तक सीमित है? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, मैंने आपसे इससे पहले एक और बात कही, आपने उससे ध्यान से नहीं सुना। आप अपने सवाल पर अपने जवाब को सोचकर बैठी हुई हैं, आपने मेरी पूरी विस्तार से बात ही नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश के बिना देश से भाजपा को नहीं रोका जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में तो जनमत आपको नहीं मिला ना सत्येंद्र जी? उत्तर प्रदेश में जनपद आपको नहीं मिला जनमत। 2024 तो इसके बाद, ठीक सीधा इसके बाद है ना? अरे यही तो देश की और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए मैं बैठता हूं। ये जनमत की लूट हुई है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव को जनमत मिला है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी गाल बजौर करती है, लोगों को झूठ बोलती है, धोखा देती है, कुछ नहीं करती है। आप देखिए, एक कोई सिंगल काम नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ा माननीय अखिलेश यादव ने, बेरोजगारी से लेकर और रोजगार से लेकर
जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो बदहाली है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में अपराध शुरू किया है, सरकार इन्हें समर्थन नहीं हुआ है और लोगों के मुंह को कुचलना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये ढोंग रचते हैं, ये नाटक करते हैं, टीबीसी के विज्ञापन, पूरी पार्टी का एक फार्मूला सेट है कि पहले लूट मची थी, अब राम राज आ गया। मैं राजेश जी अब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही को लेकर के ये सवाल है। तो ये कि आप किस ओर है राजेश जी? आम आदमी पार्टी किस ओर है? विपक्ष की ओर है, आपका भी एजेंडा, भाजपा निशाना, या फिर आपकी अलग लड़ाई है? ये विपक्ष से अलग एक अलग धड़ा, आप एक अलग पार्टी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अलग अलग राज्यों में जीत हासिल कर इस तरीके से बनाना चाहते हैं, उसके बाद लीडर की भूमिका में अरविंद केजरीवाल होंगे। आशा जी, मैं आपको सही बताऊं तो हम जैसे लोग जब राजनीति में आए और ये नई पार्टी बनी, इन लोगों ने हमको धमकाया, हमको उकसाया कि अगर कुछ करना चाहते हो जनता के लिए तो बातें तो बहुत करते हो, तो पार्टी बना के दिखाओ, जीत के दिखाओ, ये तो असंभव काम है। जिन्होंने हमें उकसाया वो खुद जीरो पे हो गए। मैं सही बताऊं तो मेरे जैसे खुद लोग, आज मैं 2 बार का विधायक हूं, इससे पहले अमेरिका में रहता था, यहाँ आया और मन में आता था, जब टीवी देखता था तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, इनके मुद्दे क्या है? वो कहते हैं उनको हटा दो, वो कहते हैं उनको हटा दो, वो कहते हैं वो चोर थे, वो कहते हैं वो चोर थे। किसी ने कोई स्कूल बनाए, किसी ने हॉस्पिटलों पे ध्यान दिया, सब कहते हैं हमने बना दिए। आप चलिए उत्तर प्रदेश के गांव में चल पड़िए और आप फिर दिल्ली में आके देख लीजिए क्या बदलाव है। आप हरियाणा में जाके देखिए और फिर दिल्ली में आइए, देखिए क्या बदलाव है। आप इधर राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, क्या है? वही सब कुछ चल रहा है। एक छोटा 2 कमरे बना देते हैं तो शोर मचाते हैं। हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, इन पार्टियों से। हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि देश की जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ा लेंगे। संपर्क हमारा राजेश गुप्ता टूट गया है। मैं दोबारा राजेश जी आपके पास आती हूं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तब की हैं। जी कंटिन्यू करिए राजेश जी, आवाज आपकी कट गई थी। हाँ सॉरी। हमारी राजनीति बिल्कुल साफ है कि हम ये कहते हैं कि जो मैंने अभी बताया कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं बच्चा पढ़ जाए, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। किसी घर में कोई बीमार हो जाए, उसके बर्तन बिक जाते हैं तो कोई सस्ती दवाइयां दे दें, अच्छा अस्पताल बन जाए। किसी के घर में कितना ही सामान हो, अगर असुरक्षा है तो उसके लिए हमने लेकिन ये बताइए, क्योंकि तो जब तक मेरा ये कहना है, एक तो मुबारक आपको, क्योंकि पहली ऐसी कांग्रेस बीजेपी के बाद कोई पहली ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार बनी, ये अपने आप में बड़ी बात है, तो इसके लिए आपको मुबारक। लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जब तक आप ये चीजें करने के लिए, जब तक आप केंद्र में नहीं आते, किसी का सहारा तो आपको चाहिए होगा। आएंगे किसी का सहारा तो आपको चाहिए होगा, या अकेले दम पर लड़ेंगे? और अगर बीजेपी को हटाने के लिए अगर विपक्ष के साथ मिलना हो, जो आप कई बार कई मोर्चों पर कई मंचों पर अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ चुके हैं, तो क्या अभी भी राहुल गांधी को एज अ लीडर स्वीकार करेगी आम आदमी पार्टी? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें जरूरत क्या है? आप बताइए, पंजाब में ये तो मिलके लड़ रहे थे, हम अकेले लड़ रहे थे। अकाली बसपा के साथ लड़ रही थी और ये कैप्टन साहब के साथ में बीजेपी लड़ रही थी। हम तो भैया अकेले लड़े और अकेले 92 सीट जीते हैं। हमें क्या जरूरत है? हम सिर्फ जनता के साथ सहयोग से सरकार बनाएंगे। हमें सिर्फ जनता की जरूरत है। मुझे नहीं लगता हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। फिर भी इन आरोपों का क्या जवाब होगा जो कि कांग्रेस आप पर लगा रही है कि आपका आना या फिर टीएमसी का आना गोवा में भी यही मजबूती दे रहा है, ये अलग अलग लड़ना जो है यही मजबूती दे रहा है बीजेपी को? अरे ये तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। अब पूरे देश में चुनाव होते हैं, तब देखिए इनका क्या होता है। अच्छा, बिहार में इनको किसने हरवा दिया? वहां तो हम नहीं थे। उत्तर प्रदेश में तो हमारी कोई ऐसे बहुत ज्यादा काम नहीं था। ये ऐसे ही रोना रोते रहते हैं। इनके पास अपना कुछ नहीं है। अपना नेता लाओ, अपना मुद्दा लाओ, जनता की आवाज उठाओ, घर में बैठ के चिंता। ठीक है अंशु जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। आप खुद ये सुन करके समझ गए होंगे कि कांग्रेस की स्वीकार्यता, ममता बनर्जी तो वैसे भी खुलकर वैसे ही बगावत कर चुकी है, एक तरीके से उन्होंने नकार दिया है कि ये हमें स्वीकार ही नहीं। यहां पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को भी आपने सुन लिया। मतलब वो जो लीडर की भूमिका है वो भी आपसे छिनती जा रही है पार्टियों के बीच भी। अगर 2024 आपके एजेंडे में है तो वो इस पर कितना बड़ा कुठाराघात है, आप समझ सकते हैं इससे। देखिए आशा जी, क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है, निश्चित तौर से राज्यों के जो चुनाव के मुद्दे होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में आप याद करिए कि 2000 जो हमारा चुनाव था इससे पहले का, तो उस समय हमारे 28 एमएलए थे, लेकिन उसके साथ में जनता ने हमें 2009 में 22 सांसद भी दिए। तो हमेशा लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और कौन किसको क्या करता है वो एक अलग विषय है। कांग्रेस पार्टी को 2019 में भी 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। हम निश्चित तौर से ये ठीक है कि जनता के बीच में
हमें जो हार और जीत अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस एक पार्टी डेटा आपके जीती, सामने अंशु जी रखना बीजेपी का चाहती हूँ। टुकड़ा साफ हो गया। एक डेटा जरा चुनाव सुनिए में हार अंशु जी। जीत, आशा जी, चुनाव में हार जीत लगी रहती। राजनीति के दो ही पहलू हैं कि चुनाव जब होता है तो हार या जीत। वो पार्टी जो इतने ठीक है। सालों तक सत्ता में रही, अगर वो ये कह रही है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, तो फिर ये अपने आप में बड़ी विडंबना है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, जरा सुनिए, एक डेटा मैं आपको देती हूँ। देखिए, चुनाव में अगर हार और जीत हो गई, उसमें कौन सी ऐसी बात हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, जनता के बीच सर आप जाएंगे। आप सबसे पुरानी पार्टी, 70 साल अपने देश पर राज किया वो पार्टी, और अगर वो पार्टी यूपी में 2 सीटों पर सिमट जाती है और 2.33% वोट शेयर, अगर सिर्फ इतना, वो प्रदेश है जहां पर आप कई बार सीएम दे चुके हैं, उस प्रदेश में, और ऐसी पार्टी जो महज 8-9 साल अस्तित्व में आती है और गोवा में वो 6.77% वोट ले जाती है, तो आपको नहीं लगता ये बहुत बहुत बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कांग्रेस के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो राज्य के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव, उनके मुद्दे बिल्कुल अलग है। अब देश में जनमानस बदलाव चाहता है। आप देखिएगा कि जो 2024 का चुनाव है वो उसके भी परिणाम अप्रत्याशित होंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे लोगों से किए थे वो पूरे नहीं किए। हम तो आप ही की बात करते, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन नीति आयोग तो कहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी है उत्तर प्रदेश, बॉटम पे पहुंचा दिया भाजपा की सरकार ने। तो ये झुठलाया नहीं जा सकता ना इससे। आपका रास्ता क्या है? बीजेपी का नगारा पर काम न करने की क्षमता जो आप गिनाने वाले हैं जनता के बीच जाकर के, आपके अनुसार, या फिर आपकी अपनी मजबूती? देखिए, दोनों चीजें हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर इस देश में मिला करता था, आज भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़कर उन्होंने उसको 1000 रुपए का पहुंचा दिया। पेट्रोल और डीजल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी इतना महंगा बेचा जा रहा है। तो राज्य के चुनाव के मुद्दे अलग हैं, केंद्र के अलग हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव वोट करेगी। तो मतलब अभी भी आप मान रहे हैं कि बीजेपी के बाद नंबर 2 कांग्रेस थी है। मैं एक बार अमित पांडे का रुख करना चाहूंगी। अमित पांडे लगातार, क्योंकि विजय जुलूस जो निकाला गया उसी के साथ थे। अमित, मैं आपके पास आ रही हूं। एक होता है जब फील्ड पर आप होते हैं तो एक भावना बता देती है कि आगे चाहे अरविंद केजरीवाल, भले वो क्योंकि जीते हैं, मैसिव विन आम आदमी पार्टी को मिली है, उनसे अलग हट करके जो जनता होती है, जो सपोर्ट कर रही होती है, वो उस पार्टी को किस रूप में देखती है? अमित, क्या लगा आपको? आप तो लगातार 2.5-3 महीने पंजाब में रहे भी, आम आदमी पार्टी के इस मैसिव विन के बाद भी और पहले भी, माइंडसेट जनता का किस प्रकार बदला है? कांग्रेस को लेकर के किस प्रकार बदला है? आम आदमी पार्टी को लेकर के किस प्रकार बदला है? देखिए आशा, अगर पंजाब की बात करें तो क्योंकि पंजाब में अंदरूनी लड़ाई जो थी कांग्रेस की, वो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही थी। जिस तरह सिद्धू और चन्नी का या सिद्धू और कैप्टन का था, लोग उन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। आम जनता, अगर गरीब जनता की मैं बात करूं तो वो चाहती है कि बेसिक चीज़, उसको किस तरह दवाइयाँ मिल रही हैं, स्कूल कैसे, स्कूल कॉलेज कैसे हैं, उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चल रही है, इन सब मुद्दों पर लोग बात करना चाहते हैं। नौकरी, खासकर अगर पंजाब की बात करें तो युवाओं के बीच में नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। शायद 4 साल 5 साल तक कांग्रेस ने इस चीज़ को नहीं समझ पाई। यही वजह है कि लोग आस्ते आस्ते, जो कांग्रेस की लोकप्रियता थी, क्योंकि जिस तरह पिछली बार 77 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, ये बहुत बड़ी जीत थी कांग्रेस की। अगर उस चीज़ को मेंटेन रख पाते तो शायद आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी जीत पंजाब में नहीं दर्ज कर पाती। और लोगों से भी जब हमने बात की तो बार बार यही कह रहे कि कांग्रेस आपस में उलझी हुई है, आपसी झगड़े से बाहर नहीं निकल रही है। जैसा हमने पिछले चुनाव में यूपी में देखा था, जिस तरह अखिलेश और शिवपाल के बीच में लड़ाई थी, वो सपा को वहाँ पे नुकसान पहुँचाई, ठीक उसी तरह कांग्रेस की लड़ाई ने पंजाब में नुकसान पहुँचा। यही सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी आस्ते आस्ते बुना रही। और एक चीज़ मैं आपको जरूर बता दूं, जिसे राजेश गुप्ता जी ने खुल के नहीं बोला, मैं आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी अपने आप को पूरे देश में रखना चाहती है, थर्ड फ्रंट अपने आप में बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी से दूसरी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो आकर जुड़े, ना कि आम आदमी पार्टी किसी के नेतृत्व को संभाले। तो इसलिए पूरा प्रोजेक्शन जो आज पंजाब में किया गया, मुख्यमंत्री का जो बयान था, काफ़ी महत्वपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा कि पंजाब की जीत न सिर्फ पंजाब के लोग देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। तो एक संदेश देने की बिल्कुल राजीव जेटली, इसलिए मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए राजीव जेटली। अमित बने रहिएगा कि ये जो आम आदमी पार्टी का बढ़ता कद है, थोड़ा आप इसे नकारेंगे जाहिर तौर पर, लेकिन थोड़ी गंभीरता से,
आपको पता है गुजरात में ताल ठोक दिया आम आदमी पार्टी ने, हिमाचल प्रदेश की तैयारी पहले ही, यहां तक कि साउथ में, वो हालांकि बात की बात है, लेकिन गुजरात में भी तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है और जिस प्रकार उनको उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, इसे चैलेंज मानते हैं आप क्या? देखिए, हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति होती है। मैंने आपको पहले भी बोला कि पंजाब के अंदर हमने हमेशा अलायंस के साथ सरकार बनाई थी और हम अलायंस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहे थे। जिनके साथ हमारा गठबंधन था, हम गठबंधन धर्म निभाते चले गए। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में गठबंधन के अलावा पहले से अगर हम सक्रिय रूप से वहां मौजूद होते तो मुझे लगता है कि वहां पर भी जिस तरीके के परिणाम 4 राज्यों के अंदर आए हैं, वही परिणाम आपको वहां पर भी देखने को मिलते हैं। सभी राज्यों में एक जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह एक कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं एसएफजे के द्वारा या अलगाववादियों के साथ गठबंधन के इल्जाम लगाए जाए, अभी बहुत जल्दी होगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत देर नहीं है। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता को एहसास हो जाएगा। एक लाइन में, गुजरात में चैलेंज मान रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल भी नहीं। कहां से, किस बात का चैलेंज? गुजरात के अंदर वक्त वक्त पे चुनाव लड़ते आए हैं, ठीक है, और किस तरीके का वोट परसेंटेज रहा है वो आपके सामने है। ठीक है, तो लेकिन गुजरात में राजेश कोई जी ने क्लियर कर दिया है, पहले कांग्रेस और फिर आप, बारी आपकी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या होता है ये भविष्य तय करेगा आम आदमी पार्टी का, लेकिन आम आदमी पार्टी के मंसूबे क्लियर हैं, एकदम साफ स्पष्ट, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।